फैक्ट्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो एक थ्योरेटिकल सेशन है। थ्योरेटिकल सेशन इसलिए क्योंकि थ्योरी से ही उठ करके हम प्रैक्टिकल पर जाते हैं और जीएसटी में जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो लॉ से आ रही है। आज हम उस लॉ को समझेंगे कि लॉ के अंदर क्या क्या बातें हैं और उसको फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में भी लेकर के चलेंगे। आज का सेशन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो नॉलेज सीरीज़ अब बना रहे हैं उसमें सेक्शन बाय सेक्शन जीएसटी को हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ आप जीएसटी एक्ट को दोबारा से आज पढ़ेंगे और हम अपने हर सेशन में अलग अलग सेक्शंस लेकर के चलेंगे। तो चलिए अपनी बात हम शुरू करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपके स्क्रीन्स के ऊपर है स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। यहाँ से हम अपना नॉलेज सीरीज शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब कि सप्लाई क्या चीज़ है। जीएसटी के अंदर सप्लाई का जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है सप्लाई का। तो यहाँ पर बात कही गई, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि जो सप्लाई की जो डेफिनेशन है जो शुरू हो रही है वो कहती है कि इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स का मतलब कि सप्लाई के अंदर ये चीज़ें आएंगी, मतलब सप्लाई को अलग से कहीं बताया नहीं गया कि सप्लाई ये है। मतलब सप्लाई एक बहुत वाइडर टर्म है और उसको ये कहा गया कि सप्लाई के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और इसका मतलब ये भी कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सप्लाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब है इंक्लूड्स का। तो पॉइंट नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इंक्लूड्स। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां पर हम बात रोकेंगे अपनी। ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई किस चीज की होगी? हर तरीके के गुड्स की और सर्विसेज की, और बोथ दोनों की भी एक साथ में हो सकती है। कॉम्पोजिट सप्लाई, बंडल सप्लाई, उसको हम बाद में देखेंगे। और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर। एक और बात जो आपको यहाँ पर दिख रही है पॉइंट नंबर 2, वो यहाँ पर कहता है सच एज। सच एज का मतलब कि ये भी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ये भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई के अंदर आ सकती हैं, जो कि आपकी है नंबर 1 सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड। मतलब आप सामान बेच रहे हैं वो ट्रांसफ़र है, आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं वो भी ट्रांसफ़र है। बार्टर मतलब आप एक्सचेंज करते हैं एक सामान के बदले दूसरा सामान, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बदले में, वो भी आपका सप्लाई है। लाइसेंस, आप किसी चीज़ को लाइसेंस के रूप में देते हैं कि आप इसको अप्लाई करिए, आप इसको कर सकते हैं, वो भी तरीके का सप्लाई है। रेंटल, किराएदारी, लीज, ये भी आपकी तरीके की सप्लाई है। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब कि कोई गुड्स को हटा रहे हैं हम, वो भी एक आपकी सप्लाई है। और अग्रीड टू बी मेड, अगर आप अग्री करते हैं इस बात से, वो भी आपका सप्लाई हो जाएगा। अगला पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, फॉर अ कंसीडरेशन। आपकी जो सप्लाई होगी वो कंसीडरेशन के लिए होगी, वो फ्री की नहीं होगी। कंसिडरेशन मतलब कि कोई चीज़ जानी चाहिए, आपका गुड्स जाएगा, आपकी सप्लाई आप करेंगे और उसके एवज में आपको कुछ मिले। तो पॉइंट नंबर 3 जो इस डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स। चौथा जो पॉइंट आपका है वो हो जाएगा आपका, कौन है? पर्सन। पर्सन हम आगे समझेंगे कि ये टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अगर पर्सन टैक्सेबल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर जीएसटी किस बात का। अगला जो पॉइंट आता है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आप ये बिजनेस के दौरान ये सब काम करेंगे तब आप पर जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर 5, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इतनी सारी बातें हमें पता लगी क्या कि भाई सबसे पहले तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब होना चाहिए, या फिर आप इसके लिए अग्रीमेंट करते हैं तो भी है।
पॉइंट नंबर तीसरा कि कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। पॉइंट नंबर चौथा एक पर्सन करेगा जो कि टैक्सेबल पर्सन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा। पॉइंट नंबर 5 ये सब बातें कब होंगी? जब आपकी इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करने के दौरान जब ये सब बातें आप करेंगे तो उसको सप्लाई माना जाएगा। ये 7(1)(a). पॉइंट नंबर 2 जो है या 7(1)(b), import of services for consideration whether or not in the course of furtherance of business। मतलब सप्लाई को क्या कहा गया? इंक्लूड ये भी करेगा। आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे, यहाँ गुड्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये जो सर्विस यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर गुड्स की बात नहीं करी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बाहर से जब आप सर्विस लेकर के आएंगे आउटसाइड इंडिया, उसी को इंपोर्ट कहा जाता है। फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सर्विसेज को आप लेंगे किसी कंसिडरेशन से, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो चाहे ना हो, वो सप्लाई ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर सी या 7(1)(c), एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के अंदर यहाँ पर जो आपका शेड्यूल 1 है उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि अगर वो एक्टिविटी आप कर रहे हैं और ये एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। यह बात आपकी शेड्यूल 1 के अंदर कही गई है। इसको हम आगे देखते हैं कि शेड्यूल 1 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 1(a), where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, ये ऊपर वाला, they shall be treated either as goods, either as supply of goods or supply of services referred to in schedule 2। एक हमारे पास चीज शेड्यूल 2 भी आ गई। यहां पे कही गई बात, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको हम बताएंगे कि या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है या फिर वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई एक में चलेगा, वो दोनों में नहीं चलेगी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अलावा एक्टिविटीज और कंसिडरेशंस, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any local authority, आगे की बातें, shall be treated neither as supply of goods or supply of services। यहाँ पर एक शेड्यूल 3 भी है। शेड्यूल 3 के अंदर क्या कहा गया कि कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी, एक्टिविटीज कुछ ऐसी भी होंगी जो कि गवर्नमेंट आपको बताएगी कि हाँ ये एक्टिविटी इसको हम चाहे इसको गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये एक्टिविटी गवर्नमेंट बताएगी या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी खुद ही कर रही होंगी। शेड्यूल 3 के अंदर ऐसी बातें लिखी गई हैं। ये आपका सेक्शन 7 था। सबसेक्शन 3 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1(a) and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods and not supply of services। मतलब गवर्नमेंट बताएगी आपको कि ये गुड्स है, ये सर्विस नहीं है। और पॉइंट नंबर बी में ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। ये सबसेक्शन 3 में। इस सेक्शन के अंदर कुछ महीन बातें हैं, वो भी अब हम समझते हैं। सेक्शन 7(1)(b) जो था ये आपका था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, ये सबसेक्शन केवल सर्विसेज के लिए है। यहाँ पर एक कंसिडरेशन होना चाहिए। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस के लिए सर्विस इंपोर्ट कराएं, चाहे पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप इंपोर्ट कराएं, दोनों ही केसेस में यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा। अब आपका आता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है?
शेड्यूल 1 आता है डीम्ड सप्लाई का। मतलब कि नो कंसिडरेशन बट कंसिडर्ड एज सप्लाई। यहां पर कंसिडरेशन तो नहीं है मगर सप्लाई फिर भी मानी जा रही है। क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जहां पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो आपको इसमें सप्लाई माना जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 वेदर मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आप रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर आप सप्लाई और सर्विस कर रहे हैं और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि सेक्शन 25 में बताया गया, तो यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं होगा मगर आपको फिर भी सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंसी वाला बिजनेस अगर यहाँ पर लगता है तो उस केस में भी आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को भी कुछ गुड्स दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मगर अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कराते हैं किसी पर्सन से जो कि रिलेटेड पर्सन है या फिर उसी किसी एस्टैब्लिशमेंट से, ऑफिस से जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ये आपका शेड्यूल 1 था। तो आज के सेशन में इतना ही। सेक्शन 7 हमने आज कवर किया। कल फिर मिलेंगे सेक्शन 8 के साथ और वहाँ पर उसकी चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।